नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ। यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे शायद आज पहली बार देखेंगे, जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, मैं कर्टसी के नाते आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। एक स्मॉल टाउन स्टूडेंट की तरह एक छोटे से ग्रामीण इलाके से मैं बाहर निकला, मल्टीपल नेट क्वालिफाई किए, मल्टीपल स्टेट्स के सेट एग्जाम क्वालिफाई किए और डबल जेआरएफ क्वालिफाई किया। ऊपर वाले की दया और अपनी मेहनत, माता पिता के आशीर्वाद के साथ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा। 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया। दोस्तों, यूट्यूब का चैनल जो आज इंग्लिश लिटरेचर के चैनल के नाम से चल रहा है मेरा, ये इंडिया का पहला लिटरेचर का चैनल था जिसने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे। आज यूट्यूब के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स में से एक है। इसके साथ साथ मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जो आप सबके प्यार की वजह से बेस्ट सेलर्स हैं। दोस्तों, आप में से जो स्टूडेंट मेरी कहानी जानना चाहता है, मेरे बारे में जानना चाहता है, मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको और मुझको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देगा। जी हाँ, एक प्लेटफॉर्म जहां मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कैसे आगे बढ़ा, आज आपके पास गाइडेंस नहीं है, संसाधन नहीं है, और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी के बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कतें क्रिएट करता है, खास करके इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे आपने देखा हाउ टू राइट आंसर्स इन यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इज टू राइट, हाउ टू राइट। I have studied in village area. I didn't know how to write. We were never taught how to write. We were told to mug up, cram the applications, the letters. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेटर्स, एप्लीकेशंस रटवाए गए थे, कभी किसी ने लॉजिक नहीं दिया, कभी कोई राइटिंग स्किल्स पे क्लासेस नहीं हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पहुंचा, मैंने राइटिंग्स की क्लासेस लेनी शुरू करी अलग से। तब मुझे समझ में आया कि स्मॉल टाउन बच्चों को यह बताया ही नहीं जाता। यही चीज आज आपके लिए दिक्कत बन गई है। यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर, दे आर आस्किंग यू सम सिंपल क्वेश्चंस। यू आर सपोज टू राइट डाउन योर थॉट्स, बट डू यू नो हाउ टू राइट दैट? कैसे लिखें? दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। हालांकि मैं इंग्लिश लिटरेचर को टारगेट कर रहा हूं, बट स्टिल एनीवन who is planning to write a good answer in UPSC mains should go through these points. अब देखते हैं दोस्तों, मैंने अपनी क्लासेस में क्या सीखा था, मुझे मेरे टीचर्स ने राइटिंग की क्लासेस में क्या सिखाया। देखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे 3 स्पेशल पॉइंट्स थे। ये 3 पॉइंट्स वो हैं जहां पे राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, सबसे ज्यादा क्रूशियल बन जाती है। देखते हैं कैसे। नंबर 1 आपके सामने है ग्रामर। अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो दोस्तों यहां पे समझना पड़ेगा कि यूपीएससी इज नॉट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इट्स नॉट एनी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एनी टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जाम। सम ह्यूमन विल चेक योर नोटबुक, और वो ह्यूमन कौन होगा? इंग्लिश के एक्सपर्ट्स, इंग्लिश टीचर्स, इंग्लिश प्रोफेसर्स। और हम अंग्रेजी के टीचर्स के बारे में एक बात बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, हम कुछ भी माफ कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स माफ नहीं करते। जब मैं छोटा था तो हमारे इंग्लिश टीचर हमें हंसी मजाक में कहते थे कि एक इंग्लिश प्रोफेसर की जो डॉटर थी वो घर छोड़ के चली गई एक लेटर लिख के। तो इंग्लिश प्रोफेसर को बहुत दुख हुआ। जब दोस्त ने कहा कि दुख किस बात का है, कोई बात नहीं, उसने कहा दुख बेटी के जाने का नहीं है, दुख यह है कि जो वो लेटर छोड़ के गई है उसमें 4 जगह पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। दोस्तों, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको सेंटेंसेस नहीं आते हैं, मॉडल्स नहीं आते हैं, आपको लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस का यूज करना नहीं आता है, आपको यह नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आते हैं, तो आपके जो आंसर्स हैं इंप्रेसिव नहीं होंगे। प्लस अगर आपने गलती कर दी और अगर वो जो टीचर है वो ग्रामर नेजी है, यस,
ग्रामर नैज़ी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर उस टीचर के इमोशंस आपकी रॉन्ग ग्रामर देख के जाग गए तो वो पहले ही माइंडसेट क्रिएट करेगा कि इस बच्चे ने क्या लिखा होगा, इसकी तो ग्रामर ही गलत है। ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है। तो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन, जब यूपीएससी पढ़ रहे हो तो ग्रामर इतना टफ नहीं है। प्रिपेयर फॉर ग्रामर, हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू। सी सेकेंड थिंग, हैंड राइटिंग। मेरी अपनी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, देखिए, लेकिन पहले बुरा लगता था, पहले दुख होता था कि यार हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इंग्लिश का टीचर हूं, बच्चे क्या कहेंगे। फिर मैंने एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ी, वहां पे लिखा था जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो जल्दी जल्दी सोचते हैं। तो उनका लिखने का जो तरीका है वो उस पर इतना नहीं फोकस करते, वो थिंकिंग पे प्रोफेस करते हैं कि करना क्या है। जो लोग काम को बहुत टालते हैं, कहते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो चूज करते हैं क्या पहले करना है क्या बाद में। हालांकि आप काम को मत टालिएगा, लेकिन वैसे मैं यहां पे सेक्सिस्ट नहीं हो रहा हूं, लेकिन लड़कियों की राइटिंग्स बहुत बेहतर होती है लड़कों के मुकाबले। आपकी हैंड राइटिंग अगर गड़बड़ है और आपने ऐसा लिख रखा है जैसे मच्छर और मक्खियों को मसल मसल के ऐड किया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में टाइम नहीं होगा, लेंथी क्वेश्चंस होंगे, तो खराब हैंड राइटिंग तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, लोग करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शब्दों के बीच में गैप दीजिए, शब्द थोड़े बड़े लिखिए ताकि खराब हैंड राइटिंग भी हो पर पढ़े जा सके। ये अभी बेसिक्स हैं, असली पॉइंट्स इनके बाद शुरू होंगे। अब है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप टॉलरेट को टॉयलेट लिख के आए तो यूपीएससी भूल जाइए, स्पेलिंग्स पे काम करना पड़ेगा। और आज के मल्टीमीडिया जमाने में मोबाइल्स की आदत है, आप 3 अक्षर लिखते हैं, मोबाइल आपको खुद बताता है कि ये लिख दीजिए और आप स्पेलिंग भूल जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोगों को स्पेलिंग आती है निमोनिया की? आप में से 90% अभी भी डर जाएंगे कि सर ने क्या पूछा है। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, ये तो बहुत बेसिक है, ये किसी भी आंसर के लिए बहुत बेसिक है, एनी डिस्क्रिप्टिव आंसर। नाउ वी स्विच टू द स्टैंडर्ड्स फॉर यूपीएससी। So first, these 3 are the basics. Work on these 3 things. Now we switch to the most important, most crucial part of UPSC, answer writing. Let's go. Here we have the very first thing, content. You must prepare yourself with the content, because if you have not read, if you haven't prepared well, what are you going to write? आप क्या लिखेंगे? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आंसर नहीं आता तो वी हैव बीन टॉट इन अ ट्रेडिशन दैट कुछ भी लिखो, खाली मत छोड़ो। बट दिस डजंट वर्क इन यूपीएससी कि कुछ भी लिखो। सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर एबिलिटी, योर कॉम्पिटेंस इन द कंटेंट शुड बी गुड, डैम गुड। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, यानी कि जो पढ़ो इतना बढ़िया पढ़ो कि कंटेंट में कोई कमी ना हो, क्योंकि जब खूब पढ़ा होगा तो हाथ भी मशीन गन की तरह चलेगा, दिमाग दौड़ेगा, सब कनेक्ट होगा। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं तो सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ाता, उसके लेफ्ट राइट अलग अलग कितने सब टॉपिक बनते हैं मैं वो भी पढ़ाता हूं, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे बच्चे के पास अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, धड़ाधड़ लिखता जाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरी चीज, अरेंजमेंट। आपको आता बहुत अच्छा है, आपने पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा घुमा के पूछा गया है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको सेट कैसे करना है। चुनिंदा लाइनें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, किसको जरूर सामने रखना है, किसको हाईलाइट करना है। दोस्तों, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में टॉप सुपरस्टार्स होते हैं, सुपरस्टार्स होने के बावजूद मूवी फ्लॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट बहुत था, अरेंजमेंट नहीं कर पाए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट में क्या होता है। आपका आप जब क्वेश्चन लिखेंगे एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए,
दिखना चाहिए कि आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है। फिर जब उस क्वेश्चन के आंसर को डेवलप करेंगे एक प्रॉपर मिडिल होना चाहिए, और जब आप उसका कंक्लूजन देते हैं तो कंक्लूजन बहुत हद तक जस्टिफाई होना चाहिए। कंक्लूजन आपके क्वेश्चन से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। आपको पता है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईंट सीमेंट कोई भी ले आएगा, लेकिन बनाना क्या है? आप आंसर्स दे रहे हैं, आपके पास 4 कोटेशन है, आपने पहले ही पैराग्राफ में 4 कोटेशन डाल दिए, पर्पल पैच बना दिया, आपका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में बोली, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे शुरू में बोल दी और लास्ट में सिर्फ टाइम पास किया उसको खींच खींच के, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट और कंटेंट, इनकी प्रॉपर प्रिपरेशन, जैसे हम बहुत टाइम लगाते हैं इस चीज पे बच्चों को प्रिपेयर करवाने के लिए, इसमें आपको बहुत समय लगाना है। फिर आता है कंक्लूजन। अगर आप एक कोटेशन के थ्रू कंक्लूड करें बहुत इफेक्टिव है, अगर आप कंक्लूडिंग लाइंस को ही बहुत इलैबोरेट कर दे बहुत खराब है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ आंसरिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग। क्योंकि जब ये आप पूरा आर्ट डेवलप करोगे, हाउ टू राइट, जैसे एक चीज देखिए, कोट्स, लाइंस आपके पास अरेंजमेंट में यूज हो सकता है, कंक्लूजन में आप रेफरेंस डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आर्ट ऑफ राइटिंग है, स्किल्ड आंसरिंग है, स्किल्ड राइटिंग है। इस पे सबसे ज्यादा काम करना है। आपके आंसर्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके पास भी कोई पॉइंट्स है तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा, हम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूं मेरा पूरा फोकस इस पे होता है कि मेरे स्टूडेंट को कुछ भी अच्छे से पढ़ाया, वो मेरा काम है, पर क्या वो लिख पा रहा है वो चेक करना भी मेरा काम है। क्योंकि बहुत बच्चे स्मॉल टाउन से आते हैं, वीक इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें जज्बा है कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होती है। तो जब हम उनके आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं, हम ये सब मॉनिटर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको आंसर राइटिंग में नहीं करनी है। यस, लेट्स गो फॉर इट। मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। नाउ चेक दिस थिंग वन बाय वन। ओवर एग्जैजरेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जरूरत से ज्यादा बड़े भारी भारी वर्ड्स। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जेएनयू के बच्चे थे, इंग्लिश बहुत हद से ज्यादा अच्छी, लेकिन उनकी इंग्लिश में एक खास बात थी। उन्होंने जानबूझ के, स्पेशली 2-3 बच्चों की बात कर रहा हूं, जानबूझ के टफेस्ट वोकैबुलरी याद की थी। किसी टीचर ने उनको कहा था कि तुम जितनी भारी भरकम अंग्रेजी लिखोगे यूपीएससी वाले इंप्रेस होंगे। नहीं, वो लिंग्विस्ट या लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। किसी को इंप्रेस करने के लिए आपके तथ्य, तर्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि भाषा, आपने कितनी क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया है। इफ यू गो फॉर टफेस्ट एंड अनकॉमन वोकेबुलरी, अननेसेसरी वर्ड्स, फ्रेजेस, it will actually make your answers look gaudy, भद्दे लगेंगे। यानी जितने लोगों को साधारण इंग्लिश आती है, आपके चांसेस ज्यादा अच्छे लिखने के बजाय उन बच्चों के जो बहुत हाईली बॉम्बास्टिक वर्ड्स, फ्रेजियोलॉजी लेके आएंगे। हमेशा याद रखना, आर्टिफिशियल वोकैब्स, आर्टिफिशियल लैंग्वेज आपके आंसर को बर्बाद कर देगी। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम टफेस्ट वर्ड्स, टफेस्ट फ्रेजेस याद करेंगे तो हमारे नाम पे वो इंप्रेस हो जाएंगे। ये मिस्टेक्स हैं, ये मत करना दोस्तों। सेकंड थिंग, क्रैम्ड लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे नोट्स को रट लेते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जिनको हम यूपीएससी की रेकमेंडेड रीडिंग्स देते हैं, प्रिंट आउट्स देते हैं, उनको भी मैं ये बात कहता हूं कि लैंग्वेज अपनी रखना। पढ़ो जरूर हमारे सोर्सेस से, हमारे नोट्स से, लेकिन लैंग्वेज डिट्टो मत रखना। और जानते हैं क्यों? मेरा एक दोस्त था, तो वो 7वीं 8वीं क्लास में नकल करता था। आज वो पक्का मुझे गाली देगा कि तो यूट्यूब पे मेरे बारे में बता रहा है। पता है वो क्या करता था? वो नकल करता था किताब से, फिर भी पकड़ा जाता था। टीचर्स उसे फिर भी पकड़ लेते थे। और वो कैसे पकड़ते थे? कॉपी देख के। क्योंकि वो
4 लाइनें किताब की लिखता था, बहुत अच्छी अच्छी, उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है, लेकिन ऊपर कोई चित्र नहीं बनाता था वो। धीरे धीरे टीचर्स ने क्या किया, टीचर्स ने कहा जहां इसने एक नकल मारी वो 4 लाइनें अलग हैं, जहां इसने अपना दिमाग लगाया वो 4 लाइनें अलग हैं। यानी कि आपकी रटी हुई लैंग्वेज, क्रैम्ड लैंग्वेज एक क्वेश्चन में इंप्रेस करेगी, दूसरे में जैसे ही टीचर दूसरा क्वेश्चन देखेगा और आपकी अपनी लैंग्वेज होगी, सपोज एक में तो आपने हाई फाई लिख दिया, अच्छा अच्छा, दूसरे में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और देख के लग रहा है कि ये एक आदमी तो नहीं हो सकता, इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। क्रैम्ड लैंग्वेज, रट्टा मार लैंग्वेज, मग्ड अप लैंग्वेज गलती से भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से बता रहा हूं, क्रैम्ड लैंग्वेज पूरा पेपर खराब कर दे। अब है बोम्बास्टिक स्टाइल। बोम्बास्टिक स्टाइल क्या होता है? राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में जब आंसर शुरू होता है तो राइटर की तारीफ से शुरू होता है, फलाना राइटर वन ऑफ द ल्यूमिनस स्टार ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी वर्ल्ड। ऐसा नहीं करना है। बोम्बास्टिक स्टाइल, हीरोइक स्टाइल, ऐसे जैसे अनाउंस करके कि बहुत बड़ी चीज हो रही है, ऐसे नहीं करना है। जेंटलमैन टाइप आंसर होना चाहिए। किसी राइटर को अननेसेसरी चढ़ाने में, तारीफ करने में 3-4 लाइन वेस्ट मत कर देना। किसी बुक को, चूंकि वो क्लासिकल एपिक है, तो उसमें 2-3 लाइनें और मत लगा देना। सिंपल स्टाइल, फोकस्ड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन को दिमाग में रख के करना है। जब हम बच्चों के क्वेश्चंस को चेक करते हैं तो उन बच्चों के जब आंसर मैं रीड करता हूं तो मैं देखता हूं मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स उनके ग्रेजुएशन पीजी आंसर से इंस्पायर्ड है। उन्हें लग रहा है वो ग्रेजुएशन एंड पीजी के आंसर लिख रहे हैं, तो हम ये उन बच्चों में करेक्ट करवाते हैं कि ये स्टाइल्स मत करो, दैट डजंट लुक गुड। अब इसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस है वो देखते हैं। अननेसेसरी स्ट्रेचिंग, इसमें तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को महारत हासिल है। जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं आता उसमें खूब लिख के आते हैं और सब कुछ लिखते हैं। कुछ बच्चों ने कहानी लिखी होगी, मैंने अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कहानी लिखी थी, क्वेश्चन कुछ और था, राइटिंग बिगाड़ के कहानी लिखी थी क्योंकि बहुत शर्म आ रही थी खाली कॉपी देने में। तो अननेसेसरी स्ट्रेचिंग, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, बता कुछ और रहे हो, खींच और रहे हो, से च्युइंगम की तरह मत करना, पेपर गड़बड़ा जाएगा। अननेसेसरी स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप पॉइंट टू पॉइंट जुड़े रहिए अपने क्वेश्चन से। ये ना हो कि क्वेश्चन तो जा रहा है ईस्ट, आंसर जा रहा है वेस्ट, ये मत कर देना। नेक्स्ट, नो कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस। आपने एक स्टेटमेंट शुरू किया, एक आर्ग्यूमेंट शुरू किया, 3 लाइन आपने आर्ग्यूमेंट में लिखी, लेकिन तीनों लाइंस का आपस में कनेक्शन नहीं है। पहली लाइन हो सकता है उस बुक के बारे में बात कर रही है, दूसरी लाइन अचानक से स्टाइल की बात करती है, तीसरी लाइन अचानक से क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाती है। एक ध्यान रखिएगा कि मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो एक ऑर्डर में पिरोया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कनेक्शन होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जब हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं रेगुलर बेसिस। तो यूपीएससी के बच्चे जो मेरे पास इस वक्त हैं और सैंपल आंसर्स लिख रहे हैं, उनकी बहुत सारी कॉमन गलतियों में से एक गलती है, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन का आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस इन योर सेंटेंस फॉर्मेशन। इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, इट शुड बी स्मूथ। द नेक्स्ट वन, बोगस इंफॉर्मेशंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस, अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस मत डालना। कुछ बच्चों ने मेरे पास मुझे बताया भी था कि सर जब कुछ नहीं समझ में आई तो कोटेशंस पे कोटेशंस लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे कोटेशंस छापने लगोगे तो आंसर कहां जाएगा? कोटेशन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड, ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी लाके डाल दिया, कुछ पब्लिकेशंस डाल दी, कुछ डेट्स डाल दिया और बस भर दिया कॉपी को। बोगस इंफॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए।
ये सारे तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन तरीकों पे प्रैक्टिस कर करके आपके आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप जब अटेम्प्ट करें तो आप एक परफेक्ट लेवल पे आंसर करें और जो इवैल्यूएटर है वो उसको समझ के आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे। और मैं इन सारी चीजों में आपकी हेल्प कर सकता हूं बच्चों की डिमांड पे। आप सभी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, वो हमें देख रहे हैं, आप सबकी डिमांड पे हमारे पास यूपीएससी के स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजों पे आपको हम प्रैक्टिस करवाएं तो आप ध्यान से देख सकते हैं स्पेशल बैचेस अवेलेबल। आपको ऑडियोज के थ्रू लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे स्पेशल ऑडियोज होते हैं, 30-30 मिनट्स के ऑडियो होते हैं, एक एक टॉपिक पे 12-12 ऑडियोज होते हैं। आपको पूरा टॉपिक ऑडियोज के थ्रू प्रिपेयर करवाया जाता है। फिर जहां जहां पे वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जहां डिजिटल बोर्ड चाहिए, डिजिटल बोर्ड पे वीडियो क्लासेस होती हैं। फिर आपको मिलता है लाइव क्लासेस जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं, आपके कमेंट्स रीड करके हाथों हाथ एक्सप्लेनेशन मिलता है। और फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जूम सेशंस, हफ्ते में 3 बार, इन 7 डेज 3 टाइम्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाए भी जा सकते हैं। जूम सेशंस में हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करवाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और उनके आंसर राइटिंग पैटर्न को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा नोट्स मटेरियल मिलता है और आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सैंपल आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपके लिए एक चीज और है दोस्तों, यहां पे आप देख रहे होंगे मेरा थ्रोट काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलता रहूंगा। एक बहुत खास चीज है और वो ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट सेशन 2023 इसके ऑलरेडी बैचेस हमारे चल रहे हैं। आपको बहुत ही मिनिमम फीस में, जो कि आप ऑफिस में कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, मिनिमम फीस में 1 कंप्लीट ईयर आपको पढ़ाया जा रहा है। आपका सिलेबस 2 से 3 महीने में खत्म होगा। उसके बाद आपको लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जूम सेशंस के थ्रू अपडेट किया जाएगा। यानी कि अगर आप अभी प्रेजेंट सेशन को ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम फीस के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। दोस्तों, जब आपके मेंस क्वालिफाई होंगे आपको इंटरव्यू की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आपका इसी फीस के अंदर इंटरव्यू गाइडेंस भी फ्री है। जब आपको पेपर में वो पूछेंगे इंटरव्यू में कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेडिशंस इन इंग्लिश, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, जब आपसे पूछेंगे व्हाट इज 6th वे फेमिनिज्म, व्हाट इज इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स, तो हम आपको ऑलरेडी उन चीजों के साथ प्रिपेयर करके रखेंगे। यानी कि बहुत ही मिनिमम फीस में 1 साल और बहुत सारे बेनिफिट्स। ये मैं थ्रू वीडियो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के कॉल करके मुझसे बात करना चाहते हैं। एज बीइंग अ फैकल्टी आई एम नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन कॉल्स। तो ये मैसेज उन सभी बच्चों के लिए कि आपको मिनिमम फीस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे फेस पर रिलाई करते हैं, वो मुझसे सुनना चाहते हैं। तो दिस इज ए मैसेज टू यू। दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए, यूपीएससी बैचेस इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए और 2023 को हमारे साथ टारगेट कीजिए। आपकी जीत मेरी जीत। थैंक यू।